बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित प्रश्नों को समझाऊंगा और इसे शुरू करने से पहले कुछ शुरू की चीज़ें हैं उसको देखना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले है अभाज्य संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या से हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य या रूढ़ संख्या जिसे कि प्राइम नंबर बोलते हैं, तो यह क्या होता है? तो हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 ही हो, जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 ही हो, उसे ही हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि याद रखने के लिए लिख लो, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। 2 ही गुणनखंड का मतलब क्या? जैसे 2 है तो 2 किस अंक से पूरा विभाज्य होगा? तो 1 से होगा या 2 से। उसी तरह 3 1 से या 3 से। उसी तरह जो भी संख्या इसमें आएंगी उसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा। तो ऐसी ही संख्या को हम लोग अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। इसके बाद है भाज्य या यौगिक संख्या, इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यह क्या होगा? भाज्य या यौगिक संख्या। ये ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड वाला तो अभाज्य हो गया, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे सबसे पहली संख्या 4, 4 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, डॉट डॉट डॉट। कैसे इसको हम समझेंगे कि जैसे 4 हुआ तो 4 किस अंक से विभाजित होगा? 1 से भी हो सकता है, 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो यो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। उसी तरह 6 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है। तो इस तरह जो भी संख्या इसमें आएंगी वह सब क्या होगी? 2 से ज़्यादा उसका गुणनखंड होगा। तो इसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। तो सबसे अभाज्य में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 2, और भाज्य में सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 4। अब तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे। अतः प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।
जितनी भी भाज्य संख्या है सबको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, कोई भी उदाहरण ले लेंगे, जैसे 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 दूनी 4 पचे 20। इसको हम लिखते हैं 2 कितनी बार आया, तो 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुने 5। इसी तरह जैसे 40 का लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 5 से 40। 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 गुने 3, 2 पर पावर 3 गुने 5। तो इस तरह हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको देखने के लिए अब आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसी पर आधारित है यह। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है, तो यही होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। जो हम उदाहरण के द्वारा बताए हैं वही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे यहाँ पर हम बताए, तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसे ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आगे बताएंगे, इसको जल्दी से देख लीजिए। अब इसे CF जानते हैं, इसे हम मौसा कहते हैं। तो यह क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल मौसा जो निकालते हैं तो वह क्या होता है कि उभयनिष्ठ रहेगा और उसमें जिसका घात मतलब क्या, पावर, जिसका भी पावर सबसे कम होगा वही मौसा होता है। इसके बाद में LCM लॉस ऑफ
संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ये CF हुआ जो घनिष्ठ रहेगा दोनों में या सब में, इसका जो घात जो सबसे छोटा घात होगा वही मौसा होता है। लेकिन लौसम में LCM में क्या होता है कि सबसे जो बड़ा घात होगा वही LCM होता है। अब उस सूत्र को देखेंगे। कि दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए यह होता है HCF AB गुना LCM AB, यह बराबर होता है A गुना B के। तो सूत्र हो गया A और B मतलब क्या है, जहाँ A बराबर पहली संख्या तथा B बराबर दूसरी संख्या, यह सूत्र हो गया। HCF दो संख्याओं के HCF गुना दो संख्याओं का LCM, या किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी इसको हम देख सकते हैं। तो जैसे उदाहरण लेंगे हम कि संख्याएं 6 एवं 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एवं LCM ज्ञात करें एवं जांच करें कि HCF गुना LCM या बराबर होगा A गुना B के। एक प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 6 है, 6 को हम क्या लिखेंगे, इसको या भाज्य संख्या, इसको अभाज्य के रूप में क्या लिखेंगे 2 × 3। फिर 20 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुना 2 2 दूनी 4 गुना 5, इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5। अब HCF क्या होगा इसका, HCF अभी बताए हैं कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो 2 यहाँ भी है, ऐसे इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है यहाँ पर। तो अब 2 यहाँ भी है, तो दोनों में क्या होता है HCF की कम घात। तो सबसे कम घात कौन है, ये 2 पर पावर 1 मतलब 2, और दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा HCF इसका यही 2 आ जाएगा। फिर LCM कह रहा है कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 3 भी अकेले है और 5 भी अकेले है, तो इसको भी लेंगे 3 गुना 5, क्या हो जाएगा 4 गुना 5 या 15, 15 चौका 60,
आंसर। तो अब एचसीएफ निकल गया 2, एलसीएम निकल गया 60। अब इसको इस सूत्र पर देखेंगे तो क्या होता है सूत्र, एचसीएफ गुना एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम कितना आ गया 60, तो हो गया 120। तो क्या निकालना है, ए गुना बी। ए है कितना 6, बी कितना है 20, यह भी आ गया 120, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसीलिए एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी यह बराबर ए गुना बी साबित हुआ। यह जो सूत्र जो बताए उस पर एक उदाहरण देके यह क्लियर हो गया कि यह जो सूत्र है यह सही है। एचसीएफ किसी भी दो अंकों का एचसीएफ और दो अंकों का एलसीएम दोनों का गुणनफल उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको लिखने इसको मिटाएंगे। अब जो अभी जो सूत्र बताया उसी पर और इस सूत्र निकलेगा उसको देखना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम ए गुना बी, जहाँ ए बराबर पहली संख्या तथा बी बराबर दूसरी संख्या। तो इससे जो और जो सूत्र निकलेगा उसको बता रहे हैं। जैसे पहला एचसीएफ बराबर तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी बटे एलसीएम। दूसरा आ जाएगा एलसीएम बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ। तीसरा आ जाएगा ए बराबर तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे बी। और 4 नंबर में आ जाएगा बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बटे ए। ऐसे ही एक ही सूत्र से, यदि एक ही सूत्र याद रहेगा तो इसी से हम बाकी और 4 सूत्र से हम निकाल लेंगे। इसे सवाल बनाने में 100 मिनट होगी।